स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। चलिए आज हम बात करते हैं अमृता शेरगिल के बारे में, क्योंकि आप में से ही मंजू जी ने हमें अमृता शेरगिल को पढ़ने के लिए कहा था, कमेंट किया था। तो हम समय को व्यर्थ ना करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे, आपका परम कर्तव्य बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अमृता शेरगिल के बारे में। तो देखिए, अमृता शेरगिल जो है, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची थी, उन्होंने क्या कार्य किया था, मतलब टोटल उनके जीवन पर हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अमृता शेरगिल के बारे में। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था, तो आप नोट करते हुए चलेंगे। अमृता शेरगिल का जन्म अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था, तो अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913। कहाँ हुआ था? हंगरी में हुआ था, यानी कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 1941 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 5 दिसंबर 1941 ईस्वी में, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इनकी माता का क्या नाम था, तो आप नोट करेंगे। माता का नाम वैसे तो मारिया मिलता है, लेकिन पूरा नाम था मारिया अंतवानेत गोरे समन इनकी माता का नाम था। और इनकी माता जो है वो एक मोफेज, यानी कि हंगरी की एक गायक, एक पियानो वादक भी रही थी। हंगरी की गायक थी, पियानो वादक थी। तो इनकी माता हंगरी की रहने वाली थी। ठीक है ना, हंगरी की रहने वाली थी। ठीक है। इनके जो पिता कौन थे, तो पिता का नाम था सरदार उमराव सिंह शेरगिल। सरदार उमराव सिंह शेरगिल इनके पिता का नाम था। ये जमींदार थे। ठीक है। कहाँ के जमींदार थे? पंजाब। तो नोट कर लिए, जमींदार, यानी कि जमींदारी कहाँ थी। ठीक। तो मजीठा, अमृतसर, पंजाब। सरैया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ के जमींदार थे। पति देखिए, 1938 में इनकी जो शादी हुई थी, हंगरी के रिश्ते में चचेरे भाई थे विक्टर एगेन, उनके साथ इनकी शादी हो गई थी। तो पति का क्या नाम था? विक्टर एगेन। 1938 ईस्वी में शादी हुई थी इनसे। ठीक है। इनकी बहन का क्या नाम था, तो बहन का नाम था इंदिरा। ठीक है। इनकी बहन का नाम इंदिरा था। तो ये उनके थोड़ा सा एक जीवन परिचय थोड़ा सा ये है कि उनका जन्म, मृत्यु, माता पिता के कौन कौन से किस प्रकार से थे। तो अब आप नोट करेंगे कि अमृता शेरगिल जो है सर्वप्रथम भारत कब आई थी। अमृता शेरगिल जो है सर्वप्रथम भारत कब आई थी, और उन्होंने क्या किया था, कौन कौन से कार्य किए थे। तो प्रथम आगमन भारत में, तो प्रथम आगमन जो है भारत में कब हुआ था, तो 8 वर्ष की अवस्था में 1921 ईस्वी में अमृता शेरगिल भारत आती है। जन्म का हमारा देखिए 30 जनवरी 1913
भाई इनका जन्म हंगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हंगरी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु तो 1941 में लाहौर में हुई थी। आप यहाँ नोट कर लेंगे, इनकी मृत्यु जो है 1941 में लाहौर में हुई थी। तो ये 8 वर्ष की अवस्था में भारत आती है और भारत शिमला आती है। ठीक है ना। तो 1921 में 8 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 1921 ईस्वी में अमृता शेरगिल भारत आती है। कहाँ? भारत, यहाँ लिख लीजिए आप, भारत शिमला में आती है। ठीक है, शिमला में आती है। और इनको वहां का पर्यावरण जो है, वहां के दैनिक जीवन, वहां के व्यक्ति, वहां का रहन सहन शिमला का बहुत अच्छा लगता है। और यही इनके चित्रण का एक आधार बन जाता है। जैसे गरीबी हुआ, जैसे वहां के लोग मतलब दैनिक जीवन पे जिस प्रकार से कार्य करते थे, तो वो इनका एक चित्रण का आधार बन जाता है। तो अमृता को यहाँ का वातावरण, जैसे प्रकृति, दैनिक जीवन बहुत प्रिय लगता है और यही इनके चित्रण का आधार बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। फिर यहीं से जो है ना, ये पढ़ने के लिए 1924 ईस्वी को इटली भेजा जाता है इनको। इनके भारत से ही इनको पढ़ने के लिए इटली भेजा जाता है, लेकिन इनका वहां मन नहीं लगता, वहां पर इनको शिक्षा अच्छी नहीं लगती, तो ये वापस भारत आ जाती है। और फिर 1929 ईस्वी को इनको फिर वापस पेरिस भेजा जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है ना। वापस वियोक्स आर्ट्स महाविद्यालय, उसको इकोल दा आज भी कहते हैं, बोआज आर्ट भी कहते हैं। तो वहाँ और एक और दूसरा विद्यालय, वहां पर भी इनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है। तो आप नोट कर लें, इनकी जो शिक्षा है, शिक्षा इन्होंने कहाँ प्राप्त की थी? तो शिक्षा 1924 ईस्वी में इटली, ठीक, और 1929 ईस्वी में पेरिस। ये पेरिस पढ़ने के लिए जाते हैं। तो पेरिस में कौन सा महाविद्यालय है चाहे पढ़ने के लिए जाते हैं, आप उसको यहाँ पे नोट कर लें। देखिए टॉपिक काफी बड़ा है, टॉपिक जो है काफी बड़ा है, तो आप उसको साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये पॉइंट निकाले हुए हैं, तो आप उसको अच्छी प्रकार से नोट करते हुए चलेंगे। लेकिन सारे टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी टॉपिक ना छोड़े, बिल्कुल साथ साथ जो है ना थोड़ा स्पीड के साथ इसको नोट करते हुए चले। तो पेरिस में एक विद्यालय है, वियोग्स आर्ट महाविद्यालय, ठीक है ना। इसको इकोल दा बोआज आर्ट भी कहा जाता है, में शिक्षा प्राप्त की। और पेरिस का एक दूसरा विद्यालय था, ग्रा सोमियर, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की 1929 ईस्वी में। ठीक है। तो एक और आप नोट करके लिखेंगे, जब यह 5 वर्ष की थी हंगरी में जब यह 5 वर्ष की थी, तो हंगरी में परियों की कहानी, परियों की कथा पर इन्होंने चित्रण या रेखांकन करना शुरू कर दिया था। अमृता शेरगिल ने 5 वर्ष की अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में हंगरी की परियों की
कहानी पर चित्रण करना व रेखांकन करना शुरू किया था। ठीक है ना। अब इनके गुरु देख लीजिए, गुरु कौन थे। इनके प्रारंभिक गुरु भी रहे हैं और उच्च गुरु भी है। इनके प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी और उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। तो प्रारंभिक गुरु कौन थे? मेजर विटमार्स, ठीक है ना, बेवेन, पेंटमन, लूसिया, साइमो भी कहते हैं इसको। सिमोन की जगह साइमो आप लिख दीजिए, मतलब साइमो भी कहते हैं। लूसिया साइमो, PR वेज। तो ये इनके गुरु थे। ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। अमृता शेरगिल जो है ना, यूरोप में जब ये शिक्षा प्राप्त कर रही थी तो यूरोप में उन्होंने एक धारक चित्र बनाया था, यानी कि एक नग्न स्त्री और युवतियों का चित्र बनाती थी। और उनमें क्या करती थी, इनके मॉडल को सामने बैठा करके, मॉडल पद्धति के माध्यम से कि जिसका भी चित्र बनाना है उसको सामने बैठा दिया जाता था और उनको चित्रित किया जाता था। और यूरोप में यह बहुत ही अधिक प्रचलन में था। इस प्रकार से जो चित्र बनाना था, तो नग्न स्त्रियां इस प्रकार से चित्र बनाया जाता था। तो यह चित्र जो उन्होंने बनाया था, यह उन्होंने फ्रांस की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया और इतना अच्छा ये चित्र बना, तो इसी चित्र के कारण जो है पूरे यूरोप में अमृता शेरगिल का नाम हो गया था। ठीक है। तो आप यहाँ नोट करिए, अमृता शेरगिल ने यूरोप में एक धड़, यानी कि नग्न स्त्री व युवतियों का मॉडल पद्धति के माध्यम से चित्र बनाया और फ्रांस की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। इससे उनकी ख्याति पूरे यूरोप में फैल गई। ठीक है ना, पूरे यूरोप में फैल गई। फिर इसके बाद जो है, जब पूरे यूरोप में फैल गई तो इन्होंने यूरोप का भ्रमण किया था। तो अमृता शेरगिल ने यूरोप का भ्रमण किया और वहां के जो कुछ कलाकार थे, जैसे पिकासो, ब्राक, मातिस और पॉल गोगिन, इनके चित्रों से इनको प्रेरणा मिली थी। यानी कि इन्होंने घूम कर भ्रमण करके इनके चित्रों से प्रेरणा ली और पॉल गोगिन के चित्रों से तो बहुत अधिक प्रेरणा ली इन्होंने। तो आप नोट करेंगे कि यूरोप भ्रमण में अमृता ने पिकासो, ब्राक, मातिस व पॉल गोगिन के चित्रों से प्रेरणा ली। और पॉल गोगिन के चित्रों से इतनी प्रभावित हुई कि उनके जो कुछ चित्र थे, जैसे बालिका वधू, अछूत बालिका, तो इनमें पॉल गोगिन के चित्रों की मतलब प्रेरणा वहां पर जो उन्होंने ली थी, उसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है।
तो पोल गोगिन के ताहिती चित्रों का प्रभाव अमृता के चित्रों जैसे बालिका, वधू तथा अछूत बालिका में दिखाई देता है। ठीक है, अछूत बालिका में दिखाई देता है। फिर उसके बाद जो है अमृता शेरगिल द्वितीय यानी कि द्वितीय आगमन भारत, अमृता शेरगिल फिर भारत आती है, पुनः वापस लौट आती है इसके बाद, और फिर जो है ना अपने जो चित्रकारी है वो फिर भारतीय दैनिक जीवन या इस प्रकार के चित्रों में वो व्यतीत करती है। तो जब भारत आती है तो 1934 ईस्वी में अमृता शेरगिल 1934 ईस्वी में अमृता शेरगिल भारत आती है, और भारत आने पर उनके जो कार्य हैं इस प्रकार से वे शुरू हो जाते हैं। यानी कि 1934 में जब अमृता शेरगिल 1934 में अमृता शेरगिल भारत आती है, भारत लौट आती है, और नंदलाल बसु व रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होती है। ठीक है, 1935 यानी कि 1934 में भारत आती है, रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु जो है इनसे जो है ना बहुत प्रभावित होती है, इनके चित्रों से प्रभावित होती है अमृता शेरगिल। तो 1935 ईस्वी में अमृता शेरगिल 1935 ईस्वी में कला समीक्षक रहे हैं काल खंडालवाला। कौन रहे हैं? कला समीक्षक काल खंडालवाला। 1935 ईस्वी में अमृता शेरगिल की मुलाकात कला समीक्षक काल खंडालवाला से होती है, और उनसे जो ये है उनसे प्रेरणा लेकर के या उनसे प्रेरित होकर के काल खंडालवाला से या उनके माध्यम से ये अजंता और एलोरा गुफा उनका भ्रमण किया जाता है, उनका भ्रमण करती हैं, और भी जो शैली रही हैं उनका भी भ्रमण किया जाता है, और उनसे जो है ना प्रेरित होती है। तो काल खंडालवाला से कला समीक्षक काल खंडालवाला से इनकी मुलाकात होती है, और इनसे प्रेरणा लेकर अजंता व एलोरा गुफा का भ्रमण करती है। अजंता के चित्रों के लिए इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि यह चित्र मेरी समझ से परे है। ठीक है, यह चित्र मेरी समझ से परे है। किसने कहा था? अजंता चित्रों के लिए अमृता शेरगिल ने कहा था। ठीक, और इन्होंने मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण किया, राजस्थानी शैली, बसोली शैली और दक्षिण भारत के क्षेत्र, इन सब में इन्होंने जो है ना भ्रमण किया, और इनसे इन्होंने प्रेरणा भी ली, कहीं ना कहीं इन्होंने इनसे प्रेरणा भी ली, और अलग अलग स्थानों
जैसे राजस्थानी, बसोली, दक्षिण भारत के क्षेत्र आदि अलग आदि पर भ्रमण किया और प्रेरणा भी ली। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इनका जो चित्रण विषय है वो क्या रहा था? नेक्स्ट क्या है? चित्रण विषय। तो आप चित्रण विषय यहाँ नोट कर लेंगे। देखिए टॉपिक काफी बड़ा है, आप साथ साथ उसको नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके माध्यम से इसको पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसको नोट करते हुए चलेंगे। तो इनका चित्रण विषय आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। चित्रण विषय, ठीक है। तो इनका चित्रण विषय क्या रहा है? तो चित्रण विषय भारतीय दैनिक जीवन, विषाद, दुख, इस प्रकार से जो है ना इनका चित्रण रहा है। इन्होंने इस प्रकार से अपना विषय बनाया था चित्रण करने के लिए। जैसे भारतीय दैनिक जीवन, जैसे विषाद, ठीक है ना, विषाद, भीख मंगे, ठीक है ना, और असहाय, मजदूर, ठीक है ना, इस प्रकार से आदि जो है इनका चित्रण रहा है। और इन्होंने पाश्चात्य शैली पर भारतीय रूप का चित्रण किया है, यानी कि पाश्चात्य शैली पर चित्रण किया है, लेकिन भारतीय रूप का चित्रण किया है इन्होंने। ठीक है। इन्होंने कहा था, यानी कि इनका कथन है, इन्होंने कहा था कि यदि भारत में, यहाँ पे लिख लीजिए विषाद, गरीब, यदि भारत में गरीब न होते तो मेरे लिए पेंट करना मुश्किल होता या नामुमकिन होता, ये उन्होंने कहा था। मुश्किल होता है, नामुमकिन होता, या मैं ऐसा नहीं कर सकती थी तो यदि भारत में गरीब ना होते। ठीक है। चलिए, अब इनका माध्यम क्या रहा है, यानी कि उन्होंने किस